ये वीडियो मेरी एक वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी सीरीज है। उस सीरीज का एपिसोड नंबर 33 है। इसके पीछे के एपिसोड तक हमने बात की कि कैसे जापान का जो दबदबा है वो साउथ पैसिफिक रीजन में बना हुआ था और वहां यूरोप में जर्मनी को फाइनली पीछे धकेलना शुरू किया था सोवियत यूनियन ने। बट अभी भी वो पूरी तरह जर्मनी को हरा नहीं पाए थे। पर यह सब हो रहा था यूरोप में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे टाइम के दौरान यानी 1942 के बिगिनिंग में फिर 1943 में ये इस पूरे टाइम में जो अलाइड कंट्रीज थी उनकी जो कॉलोनीज थी साउथ पैसिफिक के रीजन में और चाइना और इंडिया में क्या हो रहा था इस दौरान। आइए बात करते हैं। कहानी शुरू होती है 1937 से। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो ऑफिशियल डेट है 1939 उसके 2 साल पहले, क्योंकि 1937 जुलाई के महीने में चाइना के ऊपर अटैक कर दिया था जापान ने। तो इसीलिए एशिया के रीजन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ऐसा भी कहते हैं कि 1937 में स्टार्ट हुआ था। बहरहाल 1937 में हमला तो कर दिया जापान ने, बट उनको लगा था कि वो हरा देंगे चाइना को जल्दी, बट वो हरा नहीं पा रहे थे। इतने साल हो गए बट जापान ने कंप्लीटली चाइना को टेक ओवर नहीं कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ उसी एरिया में जो कॉलोनियल पावर्स थी, मतलब ऐसी कंट्रीज जिन्होंने साउथ पैसिफिक के रीजन में अब बाकी कंट्रीज को कब्जा करके रखा था। इसमें सबसे बड़ी कंट्री हो गई ब्रिटेन, फिर नेदरलैंड्स, डच ईस्ट इंडीज था उनके पास, फिर अमेरिका, उनके पास फिलीपींस था। तो ये जो कंट्रीज थी इनको जापान लगातार हरा रहा था। जापान का इस पूरे एरिया में एकदम वर्चस्व साबित हो गया था और ये जो कॉलोनियल पावर्स थे, अलाइड कंट्रीज, वो लोग पीछे हो रहे थे। तो ये देख के जो चाइनीज नेशनलिस्ट थे, उनके जो लीडर थे चायांग काई शेक, वो बहुत नाराज हो रहे थे कि यार हम लोग चाइना में कम पावरफुल होने के बाद, कम इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होने के बाद, हमारी मिलिट्री भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी हम जापान को रोक के रखे हैं। मतलब अभी तक हम जापान से हारे नहीं। बट वहीं दूसरी तरफ जो अलाइड कंट्रीज हैं, जिन्होंने हमको कॉलोनीज बना के रखा है, जो ये कहती है कि हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, वो लोग तो सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने मलेशिया को हार गए, फिलीपींस को हार गए, सिंगापुर आइलैंड को छोड़ दिया, डच ईस्ट इंडीज में डच लोग बाहर निकल गए। तो ये तो सरेंडर कर रहे हैं, हार रहे हैं, तो हम इनके अंडर क्यों हैं। अगर दूसरी तरफ ब्रिटेन की बात करें तो हांगकांग, चाइना का ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटेन लोगों के लिए। और इसी वजह से 1942 के स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर आ रहा था ब्रिटेन के ऊपर और उनको लग रहा था कि उनको हांगकांग से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो अमेरिका और अमेरिकन जनता जो थी वो इस बात को कह रहे थे कि हम सपोर्ट तो कर रहे हैं ब्रिटेन को, बट हमारा ये काम नहीं है कि जो ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज बना के रखी हैं साउथ पैसिफिक रीजन में उनको हम बचाएं और फिर जाके फिर से ब्रिटेन को मिल जाए। वो तो हम नहीं चाहते कि ब्रिटेन का जो पूरा इंपीरियल जो उनका फंडा है कि हम सारी कंट्रीज को अपने अंडर कर लेंगे, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से 1942 के स्टार्टिंग में विंस्टन चर्चिल और ये ब्रिटिश एम्पायर पे ये बहुत प्रेशर बना रहे थे अमेरिकन, स्पेशली रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो ये कह रहे थे कि भाई हांगकांग जो तुम्हारे पास है अभी, उसको तुम गिव अप कर दो। और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उसको लग रहा था कि ठीक है यार, अब हाथ से निकल रहा है तो ठीक है। उन्होंने सोचा था कि हम छोड़ देंगे हांगकांग को, बट फिर 1942 के एंड तक आते उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, ये हम लड़ाई करने के बाद देखेंगे कि हमको छोड़ना है कि नहीं। तो बहुत लालच था ब्रिटिश लोगों में और उनको ये था कि ये कॉलोनीज उनके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी वहां पे सर्वनाश होता रहे। बट दूसरी तरफ जो चाइना के नेशनलिस्ट थे उनको ये था कि भाई तुम प्रोटेक्ट तो कर नहीं पा रहे हो अपनी कॉलोनीज को और यहाँ पे तुम सरेंडर करके भाग रहे हो, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि हम ये कॉलोनीज बना कर रखेंगे। तो जो उनका लीडर था चायांग काई शेक, वो कह रहा था कि ठीक है, हम इन पर प्रेशर नहीं डालते हैं कॉलोनी को छोड़ने के लिए, क्योंकि इनसे पहले ही हम हांगकांग को खुद जीत लेंगे और हम अपने अंडर कर लेंगे खुद से ही, तो ब्रिटेन लोगों से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी के लिए वो लोग शांत हो गए थे चाइनीज नेशनलिस्ट। ये तो बात हुई चाइना की। अब बात करते हैं इस रीजन में सबसे ज्यादा ब्रिटिश एम्पायर के लिए जो इंपॉर्टेंट कंट्री थी, इंडिया। 1942 के स्टार्टिंग में जापानीज अटैक इतना जोरों पे था कि बर्मा जब फॉल कर गया, जब बर्मा भी उनके हाथ से निकल गया ब्रिटिश लोगों के हाथ से, तो एकदम बॉर्डर्स पे आ गए थे इंडिया के जापानीज सोल्जर्स। और अब ये जो बात थी कि कभी भी इंडिया को इन्वेड कर देंगे जापानीज, ये अब अचानक से बात सच लगने लगी थी कि सच में ऐसा हो जाएगा, सच में जापानीज लोग अंदर आ जाएंगे। तो इस बात से ब्रिटिश लोग घबराए, क्योंकि भाई उनके लिए इंडिया उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलोनी था। इतना पैसा उन्होंने कमाया था इंडिया से और वो जानते थे कि ब्रिटिश एम्पायर कहने के लिए उनका जो क्राउन है वो इतना ताकतवर है, इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर है, बट उसका सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है, पैसा है, जो मैन पावर, सब कुछ उनको ब्रिटेन से, इंडिया से मिलता है। तो इसी वजह से उनको था कि भाई इंडिया अगर हमारे हाथ से निकल गया तो ब्रिटेन की कोई औकात रह नहीं जाएगी उनके एम्पायर की। तो उनको ये था कि इंडिया को तो प्रोटेक्ट करना है। अब इंडिया को प्रोटेक्ट कैसे करें, उनको पहले अपने आप को बचाना है, यूरोप में इतना लड़ाई चल रहा है।
तो उनको ये था कि जब जापानीज लोग यहाँ पे अटैक करें तो हमको इंडिया का पूरा सपोर्ट चाहिए, मतलब वहां की जो जनता है वो उनके सोल्जर्स लड़ाई करें जापानीज सोल्जर से और अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करें हमारे अंडर, ये उनकी चाहत थी। उस जमाने में जो ब्रिटिश वॉइसरॉय था इंडिया का, उसका नाम था लॉर्ड निलिथगाव, और उसको यह था कि जैसे ही 1939 में लड़ाई की घोषणा हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उसने भाई तुरंत अनाउंस कर दिया कि इंडियंस फुल सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश लोगों को इस वॉर एफर्ट में। और इस बात से बहुत नाराज हुए जो इंडियन लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अरे ऐसे कैसे आप हमारे नाम पे बोल दे रहे हो और हम क्यों उनकी लड़ाई में लड़ाई करने के लिए जाएंगे। तो काफी नाराजगी थी इंडिया में, बट जो वॉइसरॉय था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, एक एबल लीडर नहीं था वो, और उसने कुछ ध्यान नहीं दिया इंडियन सेंटिमेंट्स पे। 1942 तक आते आते चर्चिल पे बहुत प्रेशर आ रहा था चाइना की तरफ से, और यूएस उनके बिग ब्रदर रूजवेल्ट बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुमको कुछ भी करके ये इंडिया का सपोर्ट जो है तुमको सिक्योर करना है इस लड़ाई में। तो चर्चिल एक्चुअली चाहता नहीं था कि हम इंडिया का सपोर्ट इस तरह से लें, क्योंकि एक्चुअली चर्चिल एक इंपीरियलिस्ट था। उसका ये मानना था कि जो ब्रिटिश राज है वो बरकरार रहना चाहिए और इंडियंस ब्रिटिश राज के अंडर ही रहे। तो उसके बाद मंजूर नहीं थी कि यार इंडिया को अगर हम बोलेंगे कि सपोर्ट करो तो ऑब्वियसली हमको कुछ देना पड़ेगा इंडियंस को, अपना जो कंट्रोल है उनसे थोड़ा हटाना पड़ेगा। और ये बात चर्चिल को भाई मंजूर नहीं थी, बट इतना प्रेशर आ रहा था अमेरिका की तरफ से, तो और अमेरिका तो उनके लिए बिग ब्रदर था, तो उन्होंने कहा कि अब चलो मानना पड़ेगा। तो इस बात से मजबूरी में आके चर्चिल ने जो उनके जो लीस्ट फेवरेट, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एक वॉर कैबिनेट के उनके एक पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, उनको उन्होंने चुना चर्चिल ने और बोला जाओ भाई इंडिया में और इंडिया के लोगों को उनका जो सपोर्ट है वो सिक्योर करो, लोगों को कन्विंस करो कि हमारी मदद करें इस लड़ाई में, और जो उनकी कुछ मांगे हैं चलो कुछ उनको दे दो, ऐसा चर्चिल ने कहा। और इसी के साथ फिर ब्रिटेन से वॉर कैबिनेट से आए स्टैफर्ड क्रिप्स और उनके साथ कुछ और एक दो पॉलिटिशियंस, और इस एक प्रस्ताव लेके आए वो इंडियन लीडर्स के लिए। और ये जो प्रस्तावना लेके आए थे इसको कहते हैं द क्रिप्स मिशन। इस मिशन का मेन जो मुद्दा था वो ये था कि ब्रिटिश लोगों को इंडियन लोगों का सपोर्ट चाहिए था इस लड़ाई में, और वो चाहते थे कि जब जापानीज लोग अटैक करेंगे ईस्ट साइड से, जो कि वो करने ही वाले थे, तो उसमें इंडियंस फुल तरह से सपोर्ट करें। ऑब्वियसली आर्मी से सपोर्ट करेगी, बट सारे रिसोर्सेज वहां के यूज हों, खाना पीना जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है सब इंडिया ही सप्लाई करे, हम लोग ऊपर से लेके नहीं आएंगे ब्रिटेन से। ये मकसद था क्रिप्स मिशन का। और जो यहाँ के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको कन्विंस करना कि हाँ भाई तुम सपोर्ट करो हमको। बट ऑब्वियसली हम इंडियंस को सपोर्ट करेंगे उन लोग को, हम लोग तो ऑलरेडी उस समय ब्रिटिश लोगों के अंडर थे, तो हमको ये बात पसंद नहीं थी कि क्यों हमको कोई और देश आके हमको बोल रहा है कि हमारे लिए लड़ाई करो। तो हमको ये बात पसंद नहीं थी, तो इसीलिए इंडियंस को पेसिफाई करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई हमारी सहायता करो, क्रिप्स मिशन में यह कहा गया था कि ठीक है तुम हमारी सहायता करो तो हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब ध्यान रखिए ये जो वर्ड है डोमिनियन स्टेटस, ये आपने बहुत सुना होगा हिस्ट्री की बुक्स में, अपने स्कूल में आप जो पढ़ते हैं उसमें देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा आपने ये वर्ड। डोमिनियन स्टेटस मतलब ये होता है कि वो ये कह रहे थे कि आप एक स्वतंत्र देश होंगे, परंतु आप एलिजेंट रहेंगे, यानी आपकी जो वफादारी होगी वो ब्रिटेन के क्राउन से ही रहेगी। जो ब्रिटेन का उस समय लीडर होगा वही आपका सुप्रीम लीडर होगा, बट आप स्वतंत्र रहोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आज की तारीख में भी 2022 में भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी डोमिनियन स्टेटस में है, मतलब उनकी अपनी देश है, अपना सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट अभी भी उनका जो सुप्रीम लीडर है वो अभी भी वफादारी मानते हैं ब्रिटेन के क्राउन से। तो जो ब्रिटेन का जो राजा है, रानी है, वो उन देशों की भी राजा रानी होती है। तो ये उन्होंने कहा, इंडियंस के सामने प्रस्ताव रखा कि हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तुम एक इंडियन डोमिनियन बन जाओगे। और साथ में ये भी कहा क्रिप्स मिशन में कि ऐसा इंडिया का कोई प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब ऐसा कोई इंडिया का प्रांत है जो इस इंडियन डोमिनियन के साथ नहीं जुड़ना चाहता है, उसको भी इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वो अलग हो जाए, बट फिर भी ब्रिटेन के क्राउन के अंडर ही रहे। और तो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, जो पाकिस्तान चाहते थे अलग से, उनको पेसिफाई करने के लिए कि भाई तुम भी हमारा सपोर्ट करो, तुमको भी हम एक अलग कंट्री बनाने का हम ये तुमको ऑफर करेंगे। तो सब लोगों के लिए कुछ कुछ डाला था इस क्रिप्स मिशन में, ताकि लोग जो है वो खुश हो जाएं और सपोर्ट करें लड़ाई में हमको। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब क्रिप्स इंडिया में आए, उन्होंने प्रस्ताव रखा लीडर्स के सामने, तो
उनका जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि भाई इंडियन लीडर्स चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वाधीनता मिले, मतलब हमारा अपना सरकार, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कोई लेना देना नहीं है ब्रिटिश क्राउन से, कौन राजा रानी, हमको अपना सब कुछ चाहिए। और ये बात क्रिप्स चाहता नहीं था। क्रिप्स क्यों? एक्चुअली चर्चिल चाहता नहीं था कि इंडिया अपनी तरफ पूरी तरह से अलग हो जाए। तो खुद ही चर्चिल चाहता नहीं था कि ये जो क्रिप्स मिशन है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसको डोमिनियन स्टेटस देना पड़ेगा, और वो भी चर्चिल चाहता नहीं था। तो इंडियन लीडर्स ने इसको सिरे से नकार दिया कि हमको ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। और इस प्रकार क्रिप्स मिशन जो है फेल। इसके तुरंत बाद 8 अगस्त साल 1942 को महात्मा गांधी और कुछ और लीडर्स ने मिलकर एक नए आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें यह मांग कर रहे थे ब्रिटिश लोगों से कि तुम जाओ इंडिया से, तुम इंडिया को छोड़ो और हम लोग को अपना राज करने दो। तो जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई, ये एक तरह का नॉन वायलेंट मूवमेंट था, मतलब कोई भी हिंसा नहीं होगी, पीसफुली प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बट जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ, तुरंत भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो कंट्रोल करना था, तो उन्होंने तुरंत जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको अरेस्ट किया और उनको सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद जितने भी जो लोकली जो भी इस आंदोलन को सपोर्ट करते थे, उनको सबको लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये जो पूरा आंदोलन था वायलेंट रूप ले लिया, क्योंकि जो अंग्रेज जो इन्फोर्सर्स थे वो एक्चुअली गोली चलाते थे, कई बार लाठीचार्ज होता था। और इस प्रकार इस आंदोलन को भी अल्टीमेटली दबा दिया गया और अभी भी ब्रिटिश लोगों का राज कायम रहा इंडिया में। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसको देख के चर्चिल और कन्विंस हो गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मिलना चाहिए, इनको आजादी नहीं मिलेगी, ब्रिटिश राज के अंदर ही रहेंगे। और इसी वजह से चर्चिल का जो बर्ताव था भारत की तरफ वो काफी बुरा था। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे इंडियंस की जान गई थी, बट ये बहुत दुख की बात है कि अभी भी इंडियंस का जो एक्चुअल सफरिंग था, जो सिविलियंस की इतनी जाने गई थी, वो एक्चुअली अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था। भारत के पूर्वी हिस्से में जो बर्मा था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, उनको जापानीज लोगों ने हरा दिया था और अब बर्मा जापानीज कंट्रोल में था। और वहां से ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त अब भारत पे हमला होगा। तो इसके तुरंत बाद जो ईस्टर्न हिस्सा था भारत का, वहां पे क्या हुआ, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। शायद से इस वीडियो में आपको मेरी आवाज सुन के लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत फुल 100% नहीं है इस समय, बट बहुत समय हो गया था कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और इसलिए मुझे वीडियो डालना ही था। बट मेरी कोशिश रहेगी कि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूं, क्योंकि अभी मेरा गला ठीक नहीं है और इसकी वजह से मुझे बोलने में काफ़ी, अभी मैं बोल रहा हूं तो गले में काफ़ी तकलीफ हो रही है। पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज को आगे चलाता रहूं और उसके साथ साथ जो मैं जनरल हिस्ट्री की वीडियोस बनाता रहता हूं वो भी मैं अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।